हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो बेसिक 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं: अपवहन वेग, गतिशीलता और धारा घनत्व। कौन कौन से टॉपिक है? अपवहन वेग, गतिशीलता और धारा घनत्व। मेरा नाम है यशवंत रावल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं इन टॉपिक्स की। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अपवहन वेग। ये बेसिकली जो हम विद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलता कैसे है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से किसी वायर के अंदर गति करता है, उसके बारे में चर्चा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग अपवहन वेग। ये अपवहन वेग बेसिकली क्या है, इसको पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन की उस चालक तार के अंदर जो चलने की कहानी है उस कहानी को समझना पड़ेगा। पूरी एक तरीके से कहानी है, उसको बढ़िया तरीके से कहानी की तरह उसको समझिए कि किस तरीके से एक वायर के अंदर, एक चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक, तो देखिए, हम जब एक वायर की बात करते हैं तो मान लीजिए एक हमारे पास इस तरीके से चालक तार। ठीक, बहुत बढ़िया। तो चालक तार के अंदर बेसिकली होता क्या? चालक, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि भाई चालक वो होते हैं जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस चालक तार के अंदर कॉपर का वायर मान लीजिए, तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या गति कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन के पास में खुद का वेग है, गति कर रहे हैं ये। इसके अंदर, इस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो मुक्त अवस्था के अंदर है, जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के अंदर गति कर रहे हैं। अब गति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी इस चालक तार के पास में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ तापमान होगा। जो रूम का टेम्परेचर होगा, जो कक्ष ताप होगा, वही जो ताप है वो इस चालक तार का होगा, और ताप के कारण गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हम 11th में चर्चा करते हैं। तो इस चालक तार के अंदर ऊष्मीय गतिज ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे लेवल पे अपन इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 12th के थोड़े से जो टॉपिक होते हैं वो 11th के कंपेयर में थोड़े से अच्छे लेवल के माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 11th में आप लोग पढ़ते हैं गाड़ी के बारे में, घर्षण वगैरह, ये सारी चीजें, गाड़ी दिखती है तो वो सारी चीजें अपने को दिखती है। लेकिन 12th के जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं उनके अंदर कहानी जो होती है वो केवल एक टॉपिक पे बेस होती है, और वो है हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसको आज तक हमने देखा नहीं है। इसलिए जो इमेजिनेशन पावर है वो आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पे बात इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के अंदर, जब तक आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, अभी कोई बैटरी आपने इसके ऊपर नहीं लगाई, जस्ट आपने एक कॉपर का वायर जो है वो हाथ में पकड़ रखा है, तो उस कॉपर के वायर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊष्मीय गति के कारण, ताप के कारण, जो वातावरण का ताप होगा, जो उस कक्ष का ताप होगा, उस ताप के कारण इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। लेकिन इस गति की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब इन इलेक्ट्रॉन की गति के लिए किसी प्रकार का कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है, और विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो इन इलेक्ट्रॉन पे कोई किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा। क्योंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E। तो अभी तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, मैंने इसको बैटरी वगैरह किसी से कनेक्ट किया ही नहीं है। और जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। और जब इनके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है
तो उस केस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं, जिग जैग गति कर रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया, बीच में बहुत सारे आयंस भी आए होंगे, उन आयंस से टकरा के इधर आ गया, फिर वापस से इधर आ गया, फिर उसके बाद इधर आ गया। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहां यादृच्छिक रूप से, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है इस चालक तार के अंदर, और ये जो चालक तार है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये यादृच्छिक गति कर रहे हैं, तो इनका जो नेट विस्थापन होगा वो इस केस में क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये बीच में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही साथ में आयंस भी तो मौजूद है, और इन आयंस के साथ में ये टकराएगा, और टकरा के ये इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बात केवल इस इलेक्ट्रॉन की है, सेम प्रोसीजर इसके साथ भी होगा, सेम प्रोसीजर इसके साथ भी होगा। सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इनके ऊपर बल लगाने वाला नहीं है, और उस केस के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं, और यादृच्छिक गति के कारण इनका नेट विस्थापन कितना है बच्चों, 0 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब तक आप विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते, जब तक आप बाहर से कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते, तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो इस चालक तार में मुक्त अवस्था में है, इन इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, और उसके कारण इनका नेट विस्थापन 0 होता है, और विस्थापन 0 हो गया तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहां पे एक बात लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि हमने इसके साथ में कोई बैटरी अभी कनेक्ट नहीं की है, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स यादृच्छिक का मतलब कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, जिग जैग पाथ है इसका, बिल्कुल कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर टकरा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलता, तो उसके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है बच्चों, यादृच्छिक। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक तार में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का नेट विस्थापन 0 होता है। बोलो क्लियर? अतः इस स्थिति में, कौन सी स्थिति, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का औसत वेग 0 होगा। तो जब तक आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, यहां पे विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है, वेक्टर E बराबर 0 है, और जब तक आप विद्युत क्षेत्र नहीं लगाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करेंगे, जिसके कारण नेट विस्थापन 0 होगा, और नेट विस्थापन 0 होते ही इन इलेक्ट्रॉन्स का औसत वेग क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। मतलब जब आप अगर कॉपर के वायर को नॉर्मली हाथ में पकड़ रहे हो, आपको करंट नहीं लगेगा। करंट कब लगेगा, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट कहानी जो आ रही है, जो अपवन वेग को समझने के लिए पूरी कहानी है, इस कहानी को ढंग से समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेशन से पहले ये पूरी सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके सामने कि अच्छा ऐसा हो रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। और आपको बहुत छोटे लेवल पे इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि 12th के टॉपिक थोड़े अच्छे लेवल के हैं, उस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है जिसको आज तक हमने देखा ही नहीं है, इसलिए इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए यहां पे विद्युत क्षेत्र नहीं था तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से गति तो कर रहा है। यह गति किसके कारण हो रही है, यह ऊष्मीय ऊर्जा के कारण हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन की यहां पे अगर वेग देखा जाए तो यहां पे वेग काफी तेज है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में टकरा के
क्या हो रहा है, नेट विस्थापन 0 हो रहा है, इसलिए कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब देखते हैं कि जब इसी चालक को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जब बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो देखिए क्या फिर इसके बाद में सीन चेंज हो जाता है, उसको समझते हैं। तो यही वो चालक तार है जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की है। अब इस चालक तार को हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टिंग वायर, और ये लगा दी आपने बैटरी। बोलो क्लियर। अब देखिए जैसे ही बैटरी आ गई, ये इसका धन विभव और ये इसका ऋण विभव, ये प्लस तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो ये सिरा हो जाएगा माइनस। तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र अपने रोल में आ गया, क्योंकि बैटरी लगी और बैटरी के कारण क्या मिला यहां पे, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है बच्चों, प्लस से माइनस की ओर होती है। किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये प्लस सिरा है और ये माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी वो ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, नॉट इक्वल टू 0 मतलब अब कुछ है, 0 नहीं है, 0 से कुछ ना कुछ वैल्यू है इसकी। तो जब आपने इसके साथ बैटरी कनेक्ट की, तो बैटरी कनेक्ट करते ही विद्युत क्षेत्र इसके दोनों सिरों पे स्थापित हो गया। तो अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन जो यादृच्छिक इधर उधर भाग रहा था, अब उसके भागने की जो क्या कह सकते हैं, एक तरीके से जो सीमा थी उसको इसने कंट्रोल कर लिया। क्यों कंट्रोल किया, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी आवेश पर लगने वाला बल F क्या होता है, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। आवेश इंटू क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले विद्युत क्षेत्र 0 था, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई बल नहीं लग रहा था, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी के मालिक थे, सभी इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब विद्युत क्षेत्र अपने रोल में आ गया, बैटरी लगा दी, और ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उस आवेश पर Q नाम का इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और उस आवेश के ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा बच्चों, बल लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इस ऋण टर्मिनल से प्रतिकर्षित होता है, इस नेगेटिव वाले टर्मिनल से क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षित होगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो भागने की दिशा होगी, गति करने की दिशा जो होगी, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होता है, प्लस टू माइनस, इलेक्ट्रॉन किधर भागता है, माइनस टू प्लस। ठीक, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए तो ये वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू माइनस ऑफ वेक्टर E। ध्यान देना बच्चों यहां पे कि यहां इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव नहीं आया है, यहां पे नेगेटिव साइन दिशा के कारण आया है, कि जिस तरफ विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन भागेगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो माइनस साइन अगर इसको वेक्टर रूप में लिखा जाए तो नेगेटिव आने का यहां बिल्कुल भी मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस लगाया, ये तो आवेश का परिमाण है। यहां पे जो नेगेटिव साइन लगा है वो विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, कि विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा बल उसके उल्टी दिशा में लगेगा, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो अब देखिए क्या हुआ, अब यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगना शुरू हो गया। केवल एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग रहा है, यहां पे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सब पे लग रहा है, लेकिन हम चर्चा के लिए एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के चलेंगे और उसके ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन पे मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपन सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होना शुरू हो गया, बल लगना शुरू हो गया, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। विद्युत क्षेत्र अपने रोल में आ गया। तो अब जब इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा तो ये भागेगा, और भागने की इसकी फिक्स दिशा हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, कहीं पे भी अपनी मर्जी का मालिक था, क्योंकि बल लगाने वाला कोई कारक नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र बल लगाना शुरू करेगा, और वो भी किधर, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगाएगा। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागना शुरू करेगा,
स्पीड पकड़ेगा, ये दौड़ना शुरू करेगा, क्योंकि बल लग रहा है और बल के कारण क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। छोटी क्लासों में 11th क्लास में पढ़ते हो, F इक्वल टू, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ये, ma। तो ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र ने बल लगाया और उस बल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया, भगाना शुरू किया कि अब तेरे को यहां पे एक फिक्स दिशा में भागना है, अब वापस से पीछे नहीं आना है। तो देखिए हुआ क्या कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन अब इस नेगेटिव वाले से भागना शुरू करेगा, तो यहां से ये भागेगा, लेकिन बीच में आयंस भी उपस्थित है। हम आयंस को भूल थोड़ी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन किससे निकला होगा, किससे फ्री हुआ होगा, परमाणु से। तो परमाणु क्या बना होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो आयंस बना होगा। तो इसके बीच में खूब सारे आयंस मौजूद है, इस तरीके से बहुत सारे आयंस है। ये जो मैं बना रहा हूं ये आयंस है, बहुत बड़ा ट्रैफिक है बीच में आयंस का। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागना शुरू करेगा और जैसे ही ये भागेगा, सामने कौन आ गया बच्चों, आयंस आ गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के किससे टकराया, आयन से टकराया। यहां पे एक बात ध्यान रखना, टक्कर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दो बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आए, फिजिकली कांटेक्ट में आए, कोई जरूरी नहीं है। बिना कांटेक्ट के भी टक्कर होती है। अगर रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़े तो उसके अंदर अपने को यह बात समझ में आती है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी दो पार्टिकल के बीच में, दो कणों के बीच में टक्कर हो सकती है। तो यहां पे फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागा, अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि ध्यान से देखिए विद्युत क्षेत्र ने बल लगाया और बल ने क्या किया, त्वरण उत्पन्न किया। तो ये इलेक्ट्रॉन भागना शुरू किया, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, स्पीड बढ़ानी शुरू की। जैसे ही ये अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था, वैसे ही बीच में कौन आ गया बच्चों, आयंस आ गया। और जैसे ही आयंस आ गया, इलेक्ट्रॉन आयन से टकराया। और इलेक्ट्रॉन जब आयन से टकराएगा तो जितनी इसने एनर्जी ली थी वो सारी एनर्जी को क्या करेगा, खो देगा। भाई सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन से आगे टकराया। तो यहां से चला था, मान लीजिए एक डेटा लेके चलते हैं 0 मीटर पर सेकंड, हालांकि 0 नहीं होता है, बहुत तेज स्पीड होती है 10 की घात 4, लेकिन अपन समझने के हिसाब से ले रहे हैं कि 0 मीटर पर सेकंड था। अब इसने स्पीड बढ़ाई 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसके बीच में ही कौन आ गया, आयंस आ गया। तो आयंस के आते ही इसने अपनी स्पीड जो 3 मीटर पर सेकंड हुई थी वो वापस कितने पे लेके आ गया, 0 मीटर पर सेकंड पे आ गई वापस। तो अब क्या ये इलेक्ट्रॉन रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्यों, पीछे तो आग लगी हुई है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। विद्युत क्षेत्र क्या कह रहा है, भाग यहां से। उस विद्युत क्षेत्र तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, उधर की ओर भगा रहा है। तो अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके अपनी सारी ऊर्जा को खो देगा, और ऊर्जा को खोने के बाद रुकने वाला नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ के यहां से फिर वापस से स्पीड पकड़ना शुरू करेगा। फिर वापस से यहां टकरा के फिर वापस से दिशा चेंज करके क्या करेगा, वापस से स्पीड पकड़ना शुरू करेगा। 0 से वापस 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। जैसे इसने अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, बीच में वापस आयंस आ गया, और आयंस के आते ही इस इलेक्ट्रॉन ने वापस अपनी एनर्जी को खो दिया। लेकिन रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि बच्चों क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस से यहां पे टकराने के बाद में वापस से इधर की ओर भागा। बीच में वापस कौन आ गया, आयंस आ गया, और ये अपनी स्पीड को जो बढ़ा रहा है 0 से 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, यहां पे आके एनर्जी को खो दिया। लेकिन ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन वापस पीछे नहीं जा रहा है। टकरा के बहुत सारी बीच में टक्करें करते हुए वो बेसिकली क्या कर रहा है, बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर आने के लिए मजबूर हो रहा है। और ये मजबूर किसने किया, विद्युत क्षेत्र ने। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला, स्पीड पकड़ी, बीच में आयन आया, टकराया, अपनी ऊर्जा खो दी, फिर वापस रुकने वाला नहीं है, वापस अपनी स्पीड को बढ़ाया, फिर वापस कहीं आयन आ गया, उससे टकरा के अपनी स्पीड को खो दिया, फिर वापस अपनी स्पीड पकड़ी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड पकड़ता है, फिर 0 पे आता है, फिर वापस से स्पीड पकड़ता है, फिर उसके बाद में वापस अपनी स्पीड को खोता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से जब चलेगा,
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो एक एवरेज वेलोसिटी के साथ चलेगा। ध्यान दो यहां पे बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। वहीं से अपवहन वेग का सिद्धांत समझ में आता है। यहां से जब इलेक्ट्रॉन चला तो इसने यहां से यहां तक स्पीड पकड़ी, वापस जीरो पे आ गया, फिर वापस स्पीड पकड़ी, फिर वापस जीरो पे आ गया, फिर वापस स्पीड पकड़ी। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, वेलोसिटी तो इसकी अलग अलग आ रही है। यहां पे मान लीजिए ये जो है वो 3 मीटर पर सेकंड तक चला था, बीच में आयन बड़ा जल्दी आ गया, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड ही रहा, फिर बीच में आयन थोड़ा दूर है तो फिर वापस 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ ली। एक मैं डेटा दे रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, 2 मीटर 3 मीटर, तो इससे आसानी से समझ में आता है अपने को। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कर रहा है, कहीं पे 3 मीटर पर सेकंड, कहीं पे 2 मीटर पर सेकंड, कहीं पे 4 मीटर पर सेकंड, अलग अलग स्पीड से भाग रहा है, अलग अलग वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, अलग अलग वेग के साथ भाग रहा है। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जब भाग रहा है तो एक औसत वेग लिया जाता है। ये औसत वेग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका वेग फिक्स नहीं है, एक औसत वेग के साथ में भागता है। और उसी औसत वेग को बच्चों क्या नाम दिया है हमने, अपवहन वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है, नोट कर लीजिए यहां पे कि अपवहन वेग की परिभाषा क्या होती है, अपवहन वेग कहते किसे। अगर उसको लिखा जाए तो सिंपल सा लिखा जाएगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक तार का मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग के साथ बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर गति करता है, उस औसत वेग को क्या बोलते हैं बच्चों, अपवहन वेग बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां पे अगर इसको लिखा जाए तो सिंपल सी बात लिख रहा हूं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर अनुगमित होता है, वह अपवहन वेग कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपवहन वेग की परिभाषा पूछी जाए कि अपवहन वेग किसे कहते हैं, मान लीजिए बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो बेटा सिंपल सी बात वहां पे बता के आओगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो चालक तार के इलेक्ट्रॉन है वो जिस औसत वेग के साथ बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर अनुगमित होते हैं, दौड़ते हैं, मतलब ये मजबूरी में दौड़ रहे। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो रैंडम घूमना चाहता था, यादृच्छिक घूमना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर मजबूर किसने किया, विद्युत क्षेत्र ने। तो विद्युत क्षेत्र उसको बार बार बीच में जो आयन्स आ रहे हैं उन आयनों से टकरा रहा है, और टकराते हुए वो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर भागता है। तो अब बच्चों यहां पे तुम्हारे 1-2 डाउट हो सकता है आ जाए, अगर तुम लोगों ने इस टॉपिक को ढंग से पढ़ा है मेरे साथ, तो वो 1-2 टॉपिक कि सर इसके अंदर आयन्स क्यों नहीं भाग रहे। भाई इलेक्ट्रॉन चलो विद्युत क्षेत्र के कारण भाग रहा है, आयन खुद भी तो पॉजिटिव है, वो भी तो भागना चाहिए। तो हमने पढ़ा है परमाणु चैप्टर, जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ते हैं कि किसी परमाणु का 99% जो मास होता है वो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, जिसको अपन नाभिक बोलते हैं। तो ये आयन बेसिकली क्या है, नाभिक लेके बैठा हुआ है, इसके पास नाभिक है, और नाभिक क्या है, भारी है, पूरा लगभग 99% मास किसके पास में है, नाभिक के पास में। तो इसके कारण ये जो आयन्स होते हैं वो दौड़ते नहीं है, क्योंकि ये भारी है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, है पता होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, बहुत हल्का पार्टिकल है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नोट कर लेना।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी हल्का होता है, लेकिन ये आयंस जो होते हैं वो काफी भारी होते हैं, क्योंकि इनके पास नाभिक होता है। तो ये नाभिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन केवल दौड़ते हैं, आयंस दौड़ने वाले नहीं है। ये पहला डाउट हो सकता है तुम्हारा है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये आ सकता है दिमाग में कि सर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से भाग रहा है, स्पीड भी पकड़ रहा है, 0 से 3 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर इसने ये स्पीड खो दी, मतलब एक तरीके से इसने गतिज ऊर्जा पकड़ी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, वेलोसिटी अगर दे दे गतिज ऊर्जा निकाल सकते हो आप। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वो गतिज ऊर्जा थी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आयन से टकराया तो उसकी वो गतिज ऊर्जा तो खत्म हो गई। जबकि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो दिमाग में एक बात आती है कि वो ऊर्जा गई तो गई कहां? भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहां से भाग रहा है तो स्पीड पकड़ रहा है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी है तो फिर टकरा के वो तो खत्म हो गई, गई कहां? जबकि खत्म होनी नहीं चाहिए। तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, अनुभव किया हो कि जब भी किसी चालक तार में, चालक तार का मतलब कोई सा भी हो सकता है अपने पास में, जैसे कूलर है, फैन है, सब में तार लगते हैं, तो जब वो बहुत देर तक चलता है तो गर्म हो जाता है। बहुत देर तक चलता है तो क्या हो जाता है बच्चों? गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद, गर्म होने के कारण वो ऊर्जा आई कहां से? वो बेसिकली ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों के बार बार इन आयनों से टकराने के कारण ही आई है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जाके भड़ाम से टकराया इस आयन से, इस आयन से टकरा करके कुछ एनर्जी रेडिएट कर दी, कुछ एनर्जी इसके अंदर से बाहर निकल गई, फिर वापस 0 से चलना शुरू किया, फिर यहां पे टकराया, इसने कुछ एनर्जी बाहर निकाली। इस तरीके से हर एक में से एनर्जी बाहर निकल रही है। और जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो किसी ना किसी फॉर्म में तो अपने को मिलेगी। तो जब भी कोई हमारे घरों के अंदर जो उपकरण होते हैं वो जब चलते हैं, जब उनके अंदर धारा प्रवाहित होती है तो कुछ देर के बाद में गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म होते हैं? कारण यहां है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो बीच में खूब सारे आयन्स आ रहे हैं और उन आयनों से टकरा के बार बार उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बार बार इन आयनों से टकराते हुए चल रहा है और बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच रहा है। क्लियर है बात? तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और उन बाधाओं को वो पार भी करेगा। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। और वो जो बाधा होती है उस बाधा को ही हम आगे जाके नाम देते हैं प्रतिरोध। क्या नाम देते हैं बच्चों? प्रतिरोध। प्रतिरोध का सिंबल 10th क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस तरीके से होता है। मेरे को बताइए प्रतिरोध का सिंबल ऐसा क्यों बनाया गया? कारण ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार टकरा रहा है अलग अलग डायरेक्शन में जा जाके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहां से चल रहा है तो उसको इस तरीके से बहुत सारी टक्करें करनी पड़ेगी और टक्करें करेगा तो इसके कारण प्रतिरोध का सिंबल इस तरीके से, मतलब ये बेसिक बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो किस तरीके से उसको बाधा का सामना करना पड़ रहा है। उस बाधा का नाम ही हमने क्या दिया है प्यारे बच्चों? प्रतिरोध दिया है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपवन वेग की परिभाषा अगर आती है तो सिंपल सी बात लिख के आओगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग के साथ बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर अनुगमित होते हैं या चलते हैं, वही औसत वेग प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। बहुत सारी बुक उसको अपवाह वेग कहती है। ठीक है, ठीक है। बाकी अपवहन वेग, अपवाह वेग, अनुगमित वेग, तीनों एक ही बात होती है। क्लियर है? तो ये आई होप तुम लोगों को ये सारे टॉपिक ये अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली डीपली स्टडी की है कि इलेक्ट्रॉन चल कैसे रहा है और इलेक्ट्रॉन जब यहां पे चल के आएगा तो फिर वापस से इस तरीके से बैटरी जो है वो इसको एनर्जी की सप्लाई करेगी और एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दौड़ेगा तो आवेशों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। सिंपल सी बात। क्लियर है? तो अपवहन वेग हमने समझा। अब इसके अंदर आता है अपवहन वेग का डेरिवेशन। देखो बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अपवहन वेग की परिभाषा लिखिए और उसका सूत्र प्राप्त कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपको इतनी पूरी कहानी तो मैंने डीप नॉलेज के लिए बताई है। अगर आता है ये क्वेश्चन तो सिंपल सी ये वाली पूरी बात लिख के आनी है। और अब जो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं उस डेरिवेशन पे ध्यान देना है कि डेरिवेशन किस तरीके से किया जा रहा है अपवहन वेग का। क्लियर? तो देखिए आगे का अपना टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशन की बात करते हैं।
अपवहन वेग का व्यंजक सूत्र। ठीक, बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर अब तक तुम लोगों ने सही से समझा है तो काफी इजी वे में समझ में आता है अपवहन वेग का व्यंजक की डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, अपवहन वेग के डेरिवेशन की बात करें तो जब तक आप बैटरी नहीं कनेक्ट करते, जब तक चालक तार के साथ में कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती है, तो उस चालक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। तो उनका औसत वेग कितना बताया जाता है, 0। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रारंभिक वेग क्या होगा बच्चों, 0 होगा। और वो भी कौन सा, औसत वेग 0 होगा। तो औसत वेग के लिए, प्रारंभिक वेग के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सिंबल u, और वेग है इसलिए वेक्टर राशि है। और औसत, ध्यान रखिएगा, औसत के लिए अपन ये साइन काम में लेते हैं, ग्रेटर देन लेस देन के बीच में अगर कोई भौतिक राशि लिखी हुई है तो उसका मतलब होता है औसत। क्लियर है। तो एवरेज ऑफ u, प्रारंभिक वेग, बाह्य विद्युत क्षेत्र जब तक नहीं लगा हुआ है तब सारे इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं, नेट विस्थापन 0 हो रहा है, इसलिए औसत वेग क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में औसत वेग क्या होगा, 0 होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया। क्यों, मेन कहानी तो कब आ रही है, विद्युत धारा कब अपने रोल में आ रही है, जब उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो। बिना बैटरी से जब तक आप बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित हो रही है। कंटिन्यू एक छोर से दूसरे छोर पे आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो जब आप विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हो, तो जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन औसत वेग के साथ भागेगा। कभी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे आयन से टकराया, फिर उसके बाद अपनी स्पीड पकड़ी 3 मीटर पर सेकेंड, फिर वापस 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से वो अलग अलग वेग के साथ में गति कर रहा है। तो यहां पे लिखा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जब विद्युत क्षेत्र आपने कनेक्ट किया तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश पर बल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, बल लगाता है। ठीक, तो आवेश पर बल जो लगेगा वो क्या होगा, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर E, यही होगा। यहां पे बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, सॉरी E इंटू माइनस E वेक्टर। आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। और यहां नेगेटिव साइन क्यों आया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव नहीं आया। ये क्या बेसिकली बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ विद्युत क्षेत्र होगा उसके जस्ट ऑपोजिट भाग रहा होगा। तो ये नेगेटिव साइन किस बात को सिंबलाइज कर रहा है यहां पे, कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर। तो वेक्टर रूप में हमने लिखा है, तो F इक्वल टू हो गया E इंटू माइनस E वेक्टर। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि बल एक वो कारक होता है जो किसी कण को त्वरित करता है। न्यूटन का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अपन। तो ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र ने बल लगाया, विद्युत क्षेत्र ने क्या किया बच्चों, बल लगाया, और उस बल ने क्या किया, त्वरण लाया, मतलब इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ। मतलब ये दोनों फॉर्मूले सेम है। तो मैं इस इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। तो क्या लिखा जाएगा
एम ए वेक्टर, ये दोनों फोर्स बराबर है तो इधर वाली टर्म दोनों बराबर हो जाएगी एक दूसरे के, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, ई इंटू वेक्टर ई। क्लियर? तो देखिए अगर मैं ए लिखूं, त्वरण लिखूं, तो त्वरण क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस ई इंटू वेक्टर ऑफ ई डिवाइड बाय एम। ये है कण का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। कण भी कौन सा है यहां पे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस त्वरण के साथ गति कर रहा है। अब हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें औसत वेग निकालना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है कभी 3 मीटर पर सेकंड, कभी 2 मीटर पर सेकंड, कभी 1 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से भाग रहा है, इस वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, तो बेसिकली इसका एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो हमें औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो औसत निकालने के लिए जब अपने को प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और अंतिम वेग निकालना है, तो दिमाग में एक बात आती है, न्यूटन की समीकरण, जो हम छोटी क्लासों में 11वीं क्लास में अपन पढ़ते हैं। तो न्यूटन की फर्स्ट समीकरण से क्या होती है बच्चों, बेसिक सी बात है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है कि न्यूटन की समीकरण आएगी, चाहे हाफ ईयरली में पूछे चाहे एनुअल में पूछे। क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। न्यूटन की समीकरण की जगह पे आप गति की समीकरण भी बोल सकते हो, एक ही बातें न्यूटन ने दी थी। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, u प्लस ए टी। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये वेक्टर और त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर, समय अदिश राशि। बोलो क्लियर? अब देखिए यहां पे बात हो रही है औसत की, तो हमें औसत वेग निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करें, दोनों तरफ औसत ले लो, एवरेज लोगे भाई, इधर औसत लोगे तो इधर भी तो एवरेज। भाई ये हमें पता है, अपवहन वेग कुछ नहीं औसत वेग होता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से भागता है वो हमारा अपवहन वेग होता है। तो इधर औसत लेना पड़ेगा, तो एक तरफ थोड़ी लेंगे, दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ औसत लेने पर, दोनों तरफ औसत लेने पर, तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ औसत लो तो औसत का सिंबल मैंने बता रखा है, ये एवरेज ऑफ v, ये औसत वेग क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ u प्लस ये एवरेज इंटू t का एवरेज। ठीक, वेग का एवरेज लिया, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय का औसत। अब यहां पे एक दिमाग में बात आ रही होगी कि सर त्वरण को क्यों अकेला छोड़ा, इसका भी तो एवरेज लेते। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे त्वरण का औसत नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, त्वरण नियत है। ध्यान से देखो, त्वरण का फॉर्मूला क्या आया, माइनस ई डिवाइड बाय एम। नेगेटिव तो केवल दिशा के लिए आया, उसको एक बार के लिए भूल जाओ। संख्या देखो, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। वेक्टर ई क्या है, जो आपने बैटरी से विद्युत क्षेत्र उस चालक तार के ऊपर आरोपित किया। और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31। तो ध्यान से देखिए, ये तीनों टर्म कांस्टेंट है। ना आप बैटरी बदल रहे हो, ना आप इलेक्ट्रॉन का आवेश बदल सकते हो, और न ही आप लोग द्रव्यमान बदल सकते हो इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए, जब ये तीनों टर्म चेंज नहीं हो रही है तो क्या त्वरण चेंज होगा? त्वरण चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है। और जब त्वरण चेंज ही नहीं होगा, नियत है, तो नियत का एवरेज निकालने की जरूरत ही क्या है। अगर मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिकल करते हो और एक प्रैक्टिकल करते हो और 3 बार प्रैक्टिकल किया और तीनों बार वैल्यू 5 आई, तो अगर मैं बोलूं कि इनका एवरेज निकालो, तो जितनी बार आपने जितने मान आए हैं सारे मान को जोड़ के जितनी बार प्रेक्षण लिया उससे भाग दे दो, आंसर तो भैया वापस 5 ही आना है। आंसर तो वापस क्या आएगा बच्चों, 5 ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो राशि हमारी, जो राशि जो है चेंज नहीं होती है, उस राशि को अपन एवरेज नहीं लेते। तो फिर यहां पे दिमाग में आ रहा होगा, सर समय का एवरेज क्यों लिया, समय क्यों नहीं है नियत? समय नियत यहां नहीं है। लॉजिकली सोचो कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये आयन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागा, विद्युत क्षेत्र लगा, तो
ये इलेक्ट्रॉन भाग के इस आयन से टकराया, मान लीजिए टकराने का समय लगा 1 सेकेंड। ये केवल मैं डेटा सिर्फ नॉर्मली जो ले रहा हूं, ये बेसिकली एग्जैक्ट डेटा नहीं है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी टाइम तो बहुत कम होता है, 10 की घात -14 सेकंड होता है, बहुत छोटा टाइम है वो, लेकिन समझने के लिए अपन 1 सेकंड लेके चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस आयन से आके टकराया 1 सेकंड में, फिर अगले आयन जो था वो काफी दूर था इससे, तो यहां तक जाने में उसको भैया टाइम तो लगेगा 2 सेकंड। कितना टाइम लगा इसको? 2 सेकंड लगे। तो ध्यान से देखिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, अलग अलग टाइम आएगा। तो अलग अलग टाइम आएगा तो क्या लिया जाए? तो एवरेज ले लो। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए समय का भी क्या लिया गया? एवरेज। और इसी समय को अपन आगे जाके बोलेंगे विश्रांति काल। दो टकराव के बीच में लगने वाला औसत समय क्या कहलाता है बच्चों? विश्रांति काल कहलाता है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो यहां पे एवरेज ऑफ वी, जो ये एवरेज ऑफ वी है, ये बेसिकली क्या कहलाएगा? यहां से इसका नाम चेंज करेंगे, दैट इज वीडी। ये डी वर्ड इंग्लिश का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसको, तो इसलिए इसको डी लिखा गया। इसको बोलेंगे बच्चों अपवहन वेग। और एवरेज ऑफ यू कितना है बच्चों? 0। जब विद्युत क्षेत्र आपने नहीं जोड़ा है तब एवरेज ऑफ यू कितना है? 0। तो कुछ नहीं करना है, अब एवरेज वी की जगह पे वीडी पुट कर दो, एवरेज यू की जगह पे क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो। और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, ये समीकरण 3 से। इसको चाहो तो समीकरण 3 बना दो, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं इसको। ये फॉर्मूला ध्यान रखना क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड आ रही है अब। तो अब अगर लिखा जाए तो हमारे पास जो था, एक बार वापस लिख रहा हूं, एवरेज ऑफ वी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ यू प्लस ए इंटू एवरेज ऑफ टी, ये हमने लिखा था। फिर हमने कहा था कि भाई अभी अभी क्या आएगी? ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? वीडी हो जाएगी, अपवन वेग हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? 0 है। और ए क्या है? ए अभी याद करो समीकरण 3 से। समीकरण 3 में ए की वैल्यू क्या? माइनस ई डिवाइड बाय क्या है? एम। तो वैल्यू पुट कर दो। तो अगर वैल्यू पुट की जाए तो प्लस माइनस ई डिवाइड बाय एम, और जो ये एवरेज टी है, इस एवरेज टी को अब मैं यहां से हटा रहा हूं और इसके लिए नया साइन काम में ले रहा हूं, दैट इज टॉक। दैट इज टॉक। तो एवरेज टी को हमने टॉक लिखा, और ये बेसिकली एवरेज टी जो है ये टॉक, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? विश्रांति काल। और विश्रांति काल की अगर डेफिनेशन बताई जाए तो विश्रांति काल की डेफिनेशन क्या होगी? दो कर्मांगत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का औसत समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। दो कर्मांगत टकरे करेगा, पहली यहां पे हुई, दूसरी यहां पे हुई, तो उसके बीच में तो वो मुक्त पथ में चला है, मुक्त पथ में चला है। तो दो कर्मांगत टकरों के बीच में जो समय लगा है, दो कर्मांगत टकरों के बीच इलेक्ट्रॉन का समय, औसत समय, विश्रांति काल कहलाता है। ठीक है, सही। तो दो कर्मांगत टकरों के बीच में इलेक्ट्रॉन का औसत समय क्या कहलाता है बच्चों? विश्रांति काल कहलाता है। तो एवरेज ऑफ टी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? टॉक से। तो अगर इस वैल्यू को लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा वीडी वेक्टर इज इक्वल टू, 0 को हटा दो, माइनस ई डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई विद टॉर्क। अगर यहां पे इसको वेक्टर रूप में प्रॉपर किए, बेसिकली माइनस साइन है किसके साथ वो देखे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ई टॉर्क डिवाइड बाय एम इंटू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऑफ ई। ये बेसिकली नेगेटिव ऑफ वेक्टर ई क्या बता रहा है? कि विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत भागेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये हमारे पास में चालक तार है, और इस चालक तार को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसी सेल से कनेक्ट कर दिया, और यहां पे विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया ई एक्सटर्नल,
तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये प्लस ये माइनस, बोलो क्लियर, ये प्लस वाला सिरा ये माइनस वाला सिरा। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होगा Vd वो किधर की ओर होगा, विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट होगा। विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इधर की ओर भाग रहा है। तो यहां पे नेगेटिव साइन किस लिए आया है, नेगेटिव साइन सिंपल सा क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये बेसिकली हमारे पास में अपवहन वेग का सूत्र है, ठीक। और माइनस के लिए भले ही चाहो तो लिख लेना अपनी कॉपी में कि यहां ऋणात्मक चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। क्लियर। अगर बात की जाए, ये तो अपवहन वेग आया, कई बार अपवहन चाल की भी बात करता है। तो अपवहन चाल क्या होती है उसको भी देख लो। तो अपवहन चाल, ठीक। तो देखो वेग क्या होता है, जिसमें दिशा होती है। दिशा कौन बता रहा है, ये नेगेटिव साइन। यही तो बेसिक आपको बता रहा है, हिंट दे रहा है कि जिधर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अगर जा रहा है विद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो यहां पे अपवहन चाल की बात आ रही है, तो आपको यहां पे सदिश रूप को हटा के अदिश रूप में लिखना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास में सदिश को अदिश में कन्वर्ट करने के लिए। मॉडुलस ऑफ Vd इज इक्वल टू E टॉर्क डिवाइड बाय m मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर E। तो जैसे ही अपन इसका मोड लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Vd इक्वल टू, वेक्टर हट जाएगा, इज इक्वल टू E टॉर्क डिवाइड बाय m इंटू E। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, डेटा आंसर सेम आएगा। फर्क क्या है, ये है हमारे पास में अपवहन वेग, क्योंकि इसमें दिशा निहित है जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत भाग रहा है। लेकिन ये जो हमने निकाला है वो विद्युत अपवहन वेग का मापांक निकाला है, उसका परिमाण निकाला है, इसलिए इसको क्या बोला गया प्यारे बच्चों, अपवहन चाल। क्लियर है। तो ये हमने बेसिकली इसको अपवहन वेग को आज हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। अपवहन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भागता है, जब विद्युत क्षेत्र नहीं जुड़ा हुआ होता उस समय इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता। जैसे ही विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर आरोपित करना शुरू कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक फोर्स अनुभव करता है, एक फोर्स लगता है उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन मजबूर हो जाता है बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर भागने के लिए। लेकिन बीच में बहुत सारे आयन्स उपस्थित है, तो उन आयनों से बार बार टकराएगा, टकराते हुए वो रुकने वाला नहीं है, वो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा ही जाएगा। और जब बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो इस पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, और उसी सतत प्रवाह को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है बात। अपवहन वेग का सूत्र हमने बता ही दिया है, और अपवहन चाल दोनों में फर्क केवल दिशा का है और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट तैयार हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक YouTube चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी YouTube वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।